Hello, I am Kiran Negi and this video is about galvanic or voltaic cell. So before explaining this term, सेल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये सेल होते क्या है. हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, दोबारा से मैं बोल रही हूँ. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि कुछ डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करते हैं एंड इनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते हैं. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको केमिकल एनर्जी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई और इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है, उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं. ये डिवाइस कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यहाँ पर अब जो ये सेल होते हैं ये है दो टाइप्स के. फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, जिसकी बात हम कर रहे हैं, एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, इसको यहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल पे जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल आज हम लोग समझने वाले हैं. Galvanic cell and voltaic cell are those devices which produce electricity with the help of chemical reaction. और यहाँ पे अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये स्पेशली किसके लिए होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए. किसके लिए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए. यानी ये दो टाइप की रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेंगी. कुल मिला के गैल्वेनिक सेल जो होता है एक डिवाइस है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा. अब हमें इस प्रोसेस को समझना है. इस प्रोसेस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करने पड़ेंगे? दो बीकर लेने हैं और इस बीकर के अंदर जो है हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाना है. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कैसे बनाते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर. यहाँ पे हमने मान लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रखा है हमने सबसे पहले जिंक सल्फेट का. किसका ले रखा है? जिंक सल्फेट का. और इसके अंदर एक रॉड डालनी है उसी मेटल की जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. तो यहाँ पे हमारे पास जिंक का हमने रॉड ले लिया. क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट हमने एक और बीकर लिया. इस बीकर के अंदर भी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरना है. लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होना किसका चाहिए? वो इसका ना होगी बल्कि दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होगा. दैट इज यहाँ पे हमने ले लिया जैसे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और ऊपर किसकी होगी? कॉपर की रॉड. ये दो बीकर हमने ले रखे हैं जिसके अंदर की हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर रखा है और रॉड डाल रखे हैं. जब हम इन रॉड को कनेक्ट करते हुए एक वायर डालें, जब हम इस रॉड को कनेक्ट करते हुए एक कोई वायर डालते हैं कुछ इस तरह से, ये वायर डाल दी हमने. इस वायर पे अगर हमने कहीं पे बल्ब लगाया, क्या लगाया? कहीं पे कोई बल्ब लगाया. यहाँ पे हमने लगा दिया एक बल्ब. तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम लोग इन वायर को कनेक्ट करते हैं और कुछ देर में बल्ब जो होता है वो जलने लग जाता है. बल्ब जलने का रीज़न क्या है? बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तभी तो जलेगा. यानी कुल मिला के इस सर्किट में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण कि जो बल्ब है वो जलने लग गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है. अब हमें वही समझना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है. यही गैल्वेनिक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल भी है. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पूरा बता देती हूँ कि गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है. इसमें एक और चीज़ रहती है. इसमें यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सॉल्ट ब्रिज के नाम से. सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह से दो बीकर्स के अंदर रहता है. इसका काम क्या है, क्यों है, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. अभी फ़िलहाल के लिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम इसको कह देते हैं सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज कह देते हैं. क्लियर हो गई बात? ये सॉल्ट ब्रिज कब, क्या, कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, चलिए. अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें गैल्वेनिक सेल का तो कुछ इस तरह से होता है. ऊपर ये वायर है. वायर को हमने इस तरह से बनाया है ताकि हम दिखा सकें कि उसके अंदर किस चीज़ का फ्लो हो रहा है. अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गया था कि यहाँ पे क्या है? बल्ब था, जो कि क्या हो रहा है, जैसे ये सर्किट पूरा हो रहा है ये ग्लो कर रहा है बल्ब. बल्ब का ग्लो करने का रीज़न देखने से पहले हमें अंदर की प्रोसेस को समझना है. क्या दिख रहा है हमें? सॉल्यूशन के अंदर जिंक की आयन डिसॉल्व है और ये जिंक की रॉड है. जिंक की रॉड है ये. ठीक है, और ये क्या है? जिंक के आयन है. इसमें सल्फेट के आयन होंगे लेकिन हमें अभी उनको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे यूज़ में नहीं है. सेम उसी तरह से दूसरी साइड कॉपर के आयन है और कॉपर का क्या है? रॉड है.
अब यह होगा क्या, आगे जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर इसके अंदर फ्लो हुई है वायर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, यानी इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। तो अब हमें पता ही करना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से किधर को हुआ है और कैसे हुआ है। सो अगर हम लोग जिंक के आयंस को देखें या अगर हम लोग कॉपर्स के आयन को देखें, तो दोनों का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अब कितने दो चार्ज को, अब बनेगा क्या, जिंक आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक मेटल बनेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ताकि क्या बन जाए, जिंक बन जाए। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ले सकता है और क्या बन सकता है, कॉपर मेटल बन सकता है। तो इसमें टेंडेंसी केवल एक ही सॉल्यूशन के अंदर के आयंस की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक को लूज करना पड़ेगा तभी जाके पूरा सिस्टम काम करेगा। तो ये पता चलता है हमें कि कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन लूज करेगा, वो पता चलता है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज से, जो कि कुछ इस तरह से है। इस सीरीज में ये चीज़ कंफर्म होती है कि कॉपर ऊपर है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो कॉपर का स्ट्रॉन्ग पुल होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का। अब एक ज़्यादा ताकतवर है तो ऑब्वियसली सामने वाले को इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, वो वीक पड़ जाएगा उसके सामने। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा किधर को चलेंगे, इस बीकर में, इस टाइम इसमें कहाँ चल रहे हैं, जिंक से चल रहे हैं, किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। अब ये चीज़ हो कैसे रही होगी प्रोसेस, इसको समझते हैं। ये तो हमने कहा कि ये टेंडेंसी है, लेकिन टेंडेंसी पूरी तो हो नहीं सकती है हमेशा। तो होगा क्या, तो जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो जिंक मेटल जो होता है, जो कि इस टाइम पे सॉलिड फॉर्म में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Zn+2। Zn+2 क्योंकि आयन है, ये सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। आयंस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होते हैं, मेटालिक फॉर्म ये आयंस के अंदर डिजोल्व नहीं होता, इसलिए रॉड पे रहेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से, जिंक से चलेंगे किधर की तरफ, इस वायर के थ्रू चलेंगे, कहाँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और आएगी कॉपर के रॉड के अंदर। अब यहाँ क्या प्रोसेस होगी, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर के जो आयंस हैं जो +2 फॉर्म में हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बनेंगे, कॉपर का मेटल बनाएंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में आएगा। अब लगातार ध्यान से देखना, कॉपर का जो मेटल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कहाँ चिपक जाएगा, यहाँ पे कॉपर चिपक जाएगा इधर। इसी तरह से ये भी मूवमेंट करेगा, ये भी मूवमेंट करेगा। तो धीरे धीरे प्रोसेस जब होती जाएगी, जब ये प्रोसेस जो होगी वो आगे को बढ़ती जाएगी, तो कुछ देर में हमें पता क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से सारे के सारे आयन जो होंगे वो क्या होंगे, रॉड से चिपकते जाएंगे। और यहाँ ऑपोजिट क्या हो रहा होगा, दूसरे साइड पे रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और कहाँ को जाएंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड के बीकर में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जबकि राइट साइड के बीकर में लगातार आयन्स का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, पॉजिटिव आयन का, क्योंकि सल्फेट तो सेम अमाउंट में होंगे, उन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो है सॉल्यूशन में, हम दिखा नहीं रहे उनको, लेकिन उनका कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है जिंक +2 की और कॉपर +2 की। जिंक +2 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, लूज़ कर रहा है, जिस वजह से लगातार उसका +2 का आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है। और इसका ऑपोजिट कहाँ हो रहा है, कॉपर के साथ, क्योंकि उसके आयन जो है लगातार क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना होता है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं उसको बोल देते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लेकिन ये हाफ और आधी रिएक्शन इधर हो रही है, आधी रिएक्शन इधर हो रही है, इसलिए इसको हम लोग इन साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस साइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नाम से पता चल रहा है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आधी रिएक्शन हो रही है वहाँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इधर को क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल। दोनों साइड हाफ सेल। अगर हम लोग इसकी कंप्लीट रिएक्शन देखना चाहें, अगर हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कंप्लीट रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को क्या होगा, दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, जिंक जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में है,
और कॉपर +2 जो कि किस में था, एक्वस फॉर्म में है। ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, जिंक +2 और कॉपर बन रहा है मेटल यानी, और क्योंकि जो भी आयन होगा वो एक्वस यानी सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए एक्वस लिख देते हैं उसके नीचे। ये कंप्लीट आयनिक रिएक्शन है इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जो हो रही है, जो गिवन गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर रिएक्शन हो रही है इस तरह से। सही हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया। अब ध्यान से देखना, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, जिस लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो रहा है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और इस एक और नाम को बोल देते हैं हम लोग एनोड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो उसको बोल देते हैं एनोड, और जिस साइड पे रिडक्शन हो उसको बोल देते हैं कैथोड। इसलिए हमने इनको अलग अलग बीकर्स या अलग अलग हाफ सेल को नाम भी दे दिया गया है, एनोड और कैथोड। एनोड जहाँ ऑक्सीडेशन हो, कैथोड जहाँ रिडक्शन हो। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से अब इस प्रोसेस में लगातार हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, लगातार यहाँ मेटल का जो अमाउंट है वो घटता जा रहा है, इसलिए जो हमारे पास ये रॉड होगी वो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और इस तरफ जो है ये रॉड जो है, इसका जो शेप और साइज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी एनोड पे रॉड जो है लगातार डिक्रीज कर रही है साइज़ में, जबकि कैथोड में रॉड का जो साइज़ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब होगा क्या आगे, इसलिए जो गैल्वेनिक सेल है, जो हमारे घर आसपास एग्जाम्पल है बैटरी, कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है। ये प्रोसेस लगातार अगर चलती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ मेटल बचेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा नहीं, तो कुल मिला के पूरा सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, जब तक कि सिस्टम काम करे, हम चाहेंगे कि वो काम करे, तो पहले सबसे पहले तब यहाँ पे रोल आता है कि इसका सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज किस तरह से काम करता है। उससे पहले हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं या सेल नोटेशन देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। अब ये सेल नोटेशन होता क्या है, किसी भी सेल को, गिवन सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो स्टार्ट होता है यहीं से, लेफ्ट साइड से, एनोड से। एनोड जिस तरह से आपने रिएक्शन दिखी उस तरह से लिख देनी है, और हमेशा रिएक्शन को हम एरो से ना दिखा के बीच में एक स्लैश, एक सीधी लाइन से दिखाते हैं, और दो हाफ सेल के बीच में हमेशा डबल लाइन आती है। ठीक है, तो स्टार्ट देखो, एनोड की रिएक्शन कहाँ से हुई, जिंक था किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और किस में कन्वर्ट हुआ वो, Zn+2 जो कि क्या था, एक्वस फॉर्म में। अब दूसरी हाफ सेल स्टार्ट हो रही है तो डबल स्लैश आएगा, फिर स्टार्ट हुई किससे, कॉपर+2 से। कॉपर+2 क्या था हमारे पास, एक्वस फॉर्म में, एंड दूसरा क्या है, किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर मेटल फॉर्म में। सिंपल, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये इसको सेल नोटेशन भी कहते हैं। ये दिखाने का तरीका होता है कि सेल किस तरह से क्या करता है, हम सेल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग सेल नोटेशन कहते हैं। अब आती है बात सॉल्ट ब्रिज की। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ये जो सेल है, पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो यहाँ पे रहती है, कुल मिला के कहाँ पे, यहाँ पे, इसको बोल देते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। अब हमें समझना है सॉल्ट ब्रिज का रोल। कुल मिला के जब रिएक्शन हो रही है तो लगातार एनोड पे मेटल का कंसंट्रेशन कह सकते हैं हम लोग, उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, क्योंकि मेटल आयंस में चेंज हो रहे हैं। लेकिन कैथोड में इससे ऑपोजिट हो रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में लगातार मेटल फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किससे, एनोड से कैथोड की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 लेके कॉपर मेटल बना दे रहा है। इससे मेटल का डिपोजिशन लगातार होता जाएगा किस पे, कैथोड पे, और यहीं से सॉल्ट ब्रिज का रोल स्टार्ट होता है। सॉल्ट ब्रिज का मेन काम जो है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, वो न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज रखना पूरे सिस्टम को, ताकि सिस्टम लगातार काम कर सके जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन होता रहे। तो इस चीज को किस तरह से सॉल्ट ब्रिज करता है वो हम अब देख रहे हैं। सो लेट्स सी। सो ये रिजल्ट है आफ्टर रिएक्शन। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है तो लगातार इस साइड पे, यानी किस साइड, एनोड की साइड पे, मेटल जो है लगातार आयंस में चेंज होते जाते हैं। इसलिए यहाँ पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एनोड की साइड पे पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जबकि दूसरी साइड जो कैथोड है वहाँ पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इस रिएक्शन क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे चले, इसको बैलेंस करने के लिए आता है सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज जो है अब इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है सॉल्ट सोल्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl है, तो यह
वो टूट के Na+ और Cl- बनाएगा, जो कि रिस्पेक्टिव साइड को जाएंगे आयंस के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने। इस तरफ एनोड की साइड जहाँ पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वहाँ इस कॉटन से जो ये दिख रहा है, ये जाली एक तरह की कॉटन होती है जिससे केवल Cl निकल के आएंगे ताकि वो इस तरफ को न्यूट्रलाइज कर सके। इसी तरह से कैथोड की साइड निगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, वहाँ सोडियम जो है, सोडियम के आयन यानी कैटायन, वो इस कॉटन से फिल्टर होके आएंगे ताकि इसको न्यूट्रलाइज कर सके और ये रिएक्शन आगे बढ़ सके। तो यही काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो क्या करता है, एक तरह से बीकर्स को या पूरे सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके रखता है, न्यूट्रलाइज बना के रखता है ताकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड को जाए, आगे की तरफ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैल्वेनिक सेल हमारा खत्म होता है। सो ये था गैल्वेनिक सेल और ये यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।